हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 19 अक्टूबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, कल मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन स्किप किया था बिकॉज मुझे आपके साथ एलजीबीटी क्यू प्लस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना था। राइट, तो हमने इसके लगभग सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं क्योंकि कल की न्यूज़पेपर में अधिकतर एडिटोरियल हो, एक्सप्लेन पेज हो या ओपिनियन हो, वो सब इस आर्टिकल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। ओके, तो हमने इसको अपनी मेंस 450 में अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिए। एंड अब न्यूज़पेपर में रोजाना जो पर्सनल ओपिनियन आते हैं लोगों के इस टॉपिक को लेकर, डोंट रीड सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, एंड सिमिलरली चाहे इसराइल पैलेस्टीन का कंफ्लिक्ट हो, ऑलराइट, इसको भी हम लोग अपने मेंस 450 में देख चुके हैं एंड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है हमने। इनके हिस्टोरिकल इश्यूज भी देखे हैं, जो भी वॉर हुई है, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। दूसरा, मिस ट्विंकल ने आपको इसके इम्पैक्ट भी दिखा दिए थे, ऑलराइट, सेपरेटली, ग्लोबल लेवल पर भी क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इंडिया लेवल पर भी, ठीक है। तो अगर आपने ये दो वीडियो देखे हुए हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसके अलावा और कुछ देखने की। ऑलराइट, सो अगेन सेव योर टाइम। न्यूज़पेपर में बॉल बाय बॉल कमेंट्री फॉलो मत कीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको, ठीक है। क्योंकि दो टॉपिक हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड अगर न्यूज में पर्सनल ओपिनियन आते रहते हैं राइटर्स के, तो जब तक कि कोई न्यू पॉइंट ना हो, कोई न्यू डायमेंशंस ना दिए जाएं, अवॉइड रीडिंग दैम। ओके, जो भी कुछ न्यू एडिशन होंगे वो हम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको न्यू डायमेंशंस उसमें मिल जाते हैं। राइट, नेक्स्ट चीज कि बच्चे पूछते हैं कि हम लोग कैसे नोट्स बनाएं। देखिए, वन थिंग इज कि आपको अपने नोट बहुत ही कंसाइज रखने होंगे ताकि आप रिवीजन कर पाए उनका। ऑलराइट, मेंस के टाइम पे आपको आपके नोट से ही रिवीजन होगा, ये पीडीएफ से या कोई कोचिंग की मैगजीन आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो आज आप अपना कम्युनिटी पेज चेक कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। इसमें मिस ट्विंकल ने आपको बताए हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं लाइक BRI एटसेट्रा पर, कि और उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ऑलराइट, बिकॉज नोट मेकिंग इज इटसेल्फ एन आर्ट जो आपको डेवलप करना है ओवर द टाइम। डोंट रिलाई ऑन पीडीएफ, डोंट रिलाई ऑन मैगजीन्स, डोंट रिलाई ऑन कोचिंग मटेरियल। ऑलराइट, आपके हैंड रिटन नोट्स ही आपकी सक्सेस डिफाइन करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो डू चेक द कम्युनिटी पेज एंड मिस ट्विंकल का द हिंदू का एनालिसिस आप मिस मत कीजिएगा। शी इज अमेजिंग, शी इज ब्रिलियंट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ओवर टाइम। एनीवे, इंडियन एक्सप्रेस को आप एज ए सप्लीमेंट्री यूज कीजिए, क्योंकि अधिकतर प्रीलिम्स में अगर मैं आपको क्वेश्चन के सोर्सेज दिखाऊंगा तो इंडियन एक्सप्रेस से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेंस में आपको जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आपको द हिंदू से ही मिलेगी। इसलिए दोनों एनालिसिस अगर फॉलो कर सकते हैं दोनों करिए, अगर दोनों करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट द हिंदू जरूर कीजिए। एनीवे, स्टार्ट करते हैं, चलिए। नाउ, आज इंडियन एक्सप्रेस में दीज सम ऑफ दीज पिक्चर आर रियली डिस्टर्बिंग। बिकॉज क्या हुआ कि यहाँ के लोगों से, पैलेस्टीन लोगों से इतनी गलती हुई थी कि इन्होंने हमास को इलेक्शन में जिता दिया था 2006 में। ऑलराइट, अब हमास है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एटलीस्ट ग्लोबल लेवल पर नहीं, बट एटलीस्ट यूएसए और ईयू ने तो डिक्लेयर कर रखा है। अब ये हमास ने इसराइल पे अटैक किया, अभी टेररिस्ट अटैक, ठीक है। और उसके बाद वहां के कुछ 200 लोगों को हॉस्टेज बना के अपने बिलों में घुस गया, ठीक है। इसराइल ने जब तक उसको उसके हॉस्टेजेस रिटर्न नहीं कर दिए जाते हैं वो अपना मिलिट्री कैंपेन चालू रखे हुआ है एंड अल्टीमेटली सफर कर रहे हैं बच्चे और पब्लिक। ऑलराइट, सो अब चाहे वर्ल्ड की कंट्रीज, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, इन्होंने भी ये बात की है, ईरान ने बोला है कि हमें ऑयल एम्बार्गो लगा देना चाहिए इसराइल पर। ओके, और इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, इनके जो एम्बेसडर्स हैं हम सबकी कंट्रीज में, उन सबको बाहर निकाल दो देश से, ठीक है। इसके साथ सारे रिलेशन कट ऑफ कर लो। वो सब कर लेना, लेकिन पहले आप हमास को कंपेल तो कीजिए कि आप उनके हॉस्टेजेस रिटर्न कीजिए। सारी शुरुआत, सारी जड़ तो वहां है ना। बट इन कंट्रीज का जो डबल स्टैंडर्ड है वो ये है कि इसराइल के कन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, इसराइल का एग्रेशन जो है उससे जो सफरिंग्स हो रही है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। बट हमास ने जो किया है उसमें हॉस्टेजेस को रिटर्न करने पर कोई एम्फेसाइज नहीं कर रही कंट्रीज, दी सो कॉल्ड OIC कंट्रीज। ऑलराइट, तो these pictures are really disturbing. एनीवे, यहाँ पे इसराइल ने इजिप्ट को अलाउ कर दिया है क्योंकि मैंने आपको जब मैप दिखाया था मैंने आपको बताया था, अगर ये गाजा स्ट्रिप है तो ये वाली बॉर्डर शेयर होती है इजिप्ट से, बाकी के पूरे साइड से इसराइल से। ओके, और इधर है मेडिटेरियन सी। तो फिलहाल के लिए इसराइल ने अलाउ किया है इजिप्ट को टू डिलीवर लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा स्ट्रिप। ओके, ऑल दिस मेडिकल सप्लाई, फूड, वाटर एंड सो ऑन। यहाँ पर ईरान का कहना है इस्लामिक वर्ल्ड से दैट मुस्लिम नेशंस
should expel their Israeli ambassadors and launch an oil embargo. ओके, अगर ऑयल ही नहीं दोगे इसराइल को तो कहाँ से चलेंगे मिलिट्री टैंक्स? ओके, रॉकेट्स, मिलिट्री टैंक्स, सब ऑयल की जरूरत है। पर ऑब्वियसली बात है कि अब यूएसए जो है वो नेट एक्सपोर्टर है ऑयल का, आप नहीं दोगे यूएसए दे देगा, और वो देगा ही देगा। नाउ लॉन्च एन ऑयल एम्बार्गो ऑन इजराइल आफ्टर एन एक्सप्लोजन एट द हॉस्पिटल इन गाजा स्ट्रिप। तो ये जो कल हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 500 लोगों की डेथ का अनुमान है, ठीक है, ये बच्चे, ये सब वहीं हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट थे जहां पर कल बॉम्ब गिरा है। तो यहाँ पर इसराइल कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं किया, ये जो हमास है उसी का एक रॉकेट था जो फेल होके वहीं पे गिर गया है, ठीक है। जबकि हमास और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। ओके, दिस पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद rebutted Israel claim, accusing it of trying to evade responsibility. तो अब जिसकी तरफ से भी हुआ हो ये रॉकेट अटैक, बट अल्टीमेटली सफरिंग तो पब्लिक को ही फील हो रही है। नाउ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखिए तो इसराइल साइड पे 1400 प्लस डेथ हुई है, जबकि इधर ऑलमोस्ट 3500, ठीक है। यहाँ पर भी इंजरी 1000 से प्लस है, यहाँ 12,000 से प्लस है। और तो अगर यहाँ पे पीस प्रोसेस लाने की बात की भी जाती है, अब यहाँ पे जैसे अरब कंट्रीज कह रही हैं यूएन में कि इमीडिएट सीज फायर डिक्लेयर किया जाए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन हमास को पहले कंपेल करना चाहिए, स्पेशली जिन कंट्रीज के इनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ईरान, ओके, एंड दूसरा इज कतर। इन दो कंट्रीज की हमास के साथ बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग है। तो ये जरूरी हो जाता है कि पहले उनको, हमास को कंपेल किया जाए कि हॉस्टेजेस रिटर्न कीजिए, राइट, और उसके बाद इमीडिएटली सीज फायर किया जा सकता है। 22 Arab countries at United Nations joined in calling for an immediate ceasefire in Gaza. उसके बाद यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जिस पे वोटिंग की जाएगी टू कंडेम हीनस टेररिस्ट अटैक बाय हमास अगेंस्ट इजराइल एंड इट आल्सो कॉल्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज। इसके बाद लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो भी कह रहा है कि हमने इजरायली टैंक्स को हिट किया है, कैजुअलिटीज हुई हैं कुछ इसराइल साइड पे, ठीक है। तो अब यही हरकत लेबनान में हिजबुल्लाह कर रहा है। आप लोग अटैक करोगे, कुछ छेड़छाड़ करोगे और फिर आप लोग अपने बिलों में घुस जाओगे, अल्टीमेटली फिर इसराइल की जो रैथ होगी वो यहाँ की पब्लिक को सफर करनी पड़ेगी, राइट। सो ये इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे बड़ा लेसन अगर किसी को मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए पाकिस्तान की पब्लिक को, जो अपनी जमीन पर टेररिज्म को चलने दे रही है। बिकॉज ऑल दीज मिलिट्री रूलर्स, पॉलिटिशियंस एंड इवन द टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, दे ऑल विल गो अंडरग्राउंड, ओके, एंड अल्टीमेट द सफरिंग विल बी बोर्न बाय पब्लिक। सो यही गलती हुई है सिर्फ गाजा स्ट्रिप के लोगों से कि इन लोगों ने हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जमीन पर पलने दिया इतने दिन। ऑलराइट, तो ये पब्लिक, ये पाकिस्तानी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा लेसन है। नाउ हम लोग अक्सर सुनते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। क्या है ये? जो भी कंपनीज हैं जिन्होंने चाइना पे अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रखा है, उन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हमें चाइना के अलावा भी एक और बेस कहीं पे बनाना चाहिए। अब वो चाहे वियतनाम में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बेस उनका, या इंडिया में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चाइना कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्या चाहती है, चाइना से डीकपल होना। ये नहीं कि पूरा का पूरा रिलेशन खत्म करने चाइना से, नहीं, लेकिन डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना पर, राइट। तो यही प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि क्रिटिसाइजिंग वेस्टर्न एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। Belt and Road Initiative, launched 10 years ago, of building global infrastructure and energy network connecting Asia, Africa and Europe through overland as well as maritime sea route. Okay, आगे बढ़ते हैं। Now this is another disturbing picture. Anyway, अब देखिए जैसे जैसे विंटर आते हैं ना, तो जो हाई हिमालयाज हैं, ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी करती है हमारी आर्मी, वहां से थोड़ा सा आर्मी मैन को, पर्सनल को विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में फिर आपकी टेक्नोलॉजी पर आप ज्यादा रिलाई करते हो फॉर सर्विलेंस पर्पस, राइट। तो उसके लिए काफी सारे सर्विलेंस डिवाइसेस, लेटेस्ट एकदम विंटर एयर सर्विलेंस ऑपरेशन बाय हेलीकॉप्टर्स एंड लिमिटेड पेट्रोलिंग व्हेन रिक्वायर्ड। आपको पूरे टाइम आप जवानों को वहां पे नहीं रख सकते। Okay, so reduction in the overall number of troops from the icy heights of eastern Ladakh while maintaining adequate reserve in depth areas. ऐसी कोई ज्यादा काम की न्यूज नहीं थी यहाँ पर। अब क्योंकि ये लास्ट टाइम है जब आप एमएसपी बढ़ा सकते हो, इसके बाद फिर अगली जो फसल, अगली जो क्रॉप आएगी वो उधर आएगी जब लोकसभा इलेक्शंस अपने फुल फ्लो में होंगे, तो उस टाइम आप नहीं कर पाओगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त एमएसपी बढ़ाई है वीट पर और उसके अलावा 5 अदर रबी क्रॉप्स पर। तो आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी होंगी, दैट इज, पहले तो कि राबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं,
ऑलराइट, उसकी एक लिस्ट, और 23 क्रॉप्स जिनके लिए एमएसपी दी जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन काफी पहले पूछे गए थे। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे आपके टाइम में जो पैटर्न चल रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले पूछे गए हैं, बट पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मोस्टली उन्हीं क्रॉप्स पर एमएसपी बढ़ाई गई है जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं ना, मोस्टली उन पे। जैसे देखिए, वीट है तो एमपी कहाँ है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, राजस्थान 5th नंबर पे। उसी तरीके से सैफफ्लावर है तो यहाँ पर आपको तेलंगाना मिल जाएगा टॉप 3 में। और उसी तरह लेंटिल्स, स्पेशली मसूर दाल, तो एमपी नंबर 1। ठीक है। दूसरा, रेपसीड एंड मस्टर्ड की अगर बात करें तो राजस्थान बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। ठीक है, फिर एमपी भी है यहाँ पर। उसी तरीके से ग्राम है तो यहाँ पर भी एमपी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, राजस्थान एक प्रोड्यूसर है। उसके बाद बार्ले, बार्ले पर भी राजस्थान नंबर 1 है। ओके, एमपी भी नंबर 4 पर है। और एक तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो भी क्रॉप्स पर एमएसपी बढ़ाई गई है, मोस्टली इन स्टेट्स में चल रहे इलेक्शंस को लेकर ही इसी पे फोकस किया गया है मोस्टली। ठीक है। बाकी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही सब याद रखना है कि आपके राबी क्रॉप कौन से हैं: वीट, सैफफ्लावर, लेंटिल स्पेशली मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, बार्ले एंड ग्राम। ठीक है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है कि बिहार को इसको प्रमोट करना चाहिए। तो पहली बात तो बिहार की पॉपुलेशन इतनी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएंगे तो प्रोडक्शन इतना कम होगा कि आप फुलफिल कर नहीं पाएंगे। दैट इज वन थिंग। बट एट द सेम टाइम कि गंगा, कि गंगा के बैंक पर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हो तो अल्टीमेटली वो रिवर में जाता है, और फिर वो जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं और जो दूसरी लाइफ है रिवर में, ठीक है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब याद कीजिए, इसी के लिए हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम प्रणाम। और एक प्रणाम स्कीम, इसका गोल क्या था कि हमें इन फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज प्रमोट करना है। ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल यूज नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं होना चाहिए, जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करें। ऑलराइट, नाउ लुक एट हियर, आईआईटी खड़गपुर स्टूडेंट फ्रॉम तेलंगाना फाउंड डेड इन हॉस्टल। अब ये सुसाइड अटेम्प्ट या जो भी है, बट ये सच में बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज होती है कि हमारे देश का बेस्ट ब्रेन उस प्रेशर में आके अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये, और इसीलिए सुसाइड पे एक मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है इस बार। नेक्स्ट इज, यहाँ पर बात नक्सलिज्म की है। अगेन मेंस 450 में अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पे पूरा लेक्चर किया है, सभी एस्पेक्ट्स कवर करें। इसलिए मेंस की वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि वहां से हम एक बार पूरा तैयार कर लें, तो हमें डेली न्यूज में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब कुछ नया पॉइंट होगा तो वो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, उसे अपने नोट्स में अपडेट कर लो। बट अगर आपने हैंड रिटन नोट्स ही नहीं बनाए हैं या लेक्चर ही नहीं देखा है तो फिर गॉड हेल्प यू। ठीक है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर देखिए, लोकल बिजनेसेस को की ग्रोथ के लिए माओइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट में आईआईटी सॉरी आईआईएम ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ठीक है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया सके। और जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था, हमने कहा था कि सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है। आप सरेंडर भी करा लो उनको, चलो, पर उससे क्या होगा अगर आप उनको एक अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो लाइवलीहुड प्रोवाइड अगर आप करोगे तो शायद हर इंसान पीसफुली जीना चाहता है अपनी जिंदगी। ठीक है, लेकिन जब लाइवलीहुड नहीं होती, सोशल कंडीशंस में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा या इकोनॉमिकली उनको बहुत गरीबी में आप रखोगे, तो दे बिकम मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स द माओइस्ट एजेंडा। ठीक है, वो उनके एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी। राइट, तो ये सारे पॉइंट हम वहां डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो कमीशन के नाम हैं। ओबीसी कमीशन, मंडल कमीशन तो आप सभी जानते हैं, फेमस है काफी। उसके पहले नेहरू जी के टाइम में ही एक कमीशन बनाई गई थी, फर्स्ट ओबीसी ओबीसी कमीशन अंडर काका कालेकर। राइट, 1953 में बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 55 में। तो इसने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ कास्ट हैं जो सोशली और एजुकेशनली, स्पेशली एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। राइट, तो इन्होंने क्राइटेरिया क्या फिक्स किया था उस टाइम कि या तो उनकी सोशल पोजीशन काफी लो हो, ठीक है, या फिर उनको एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो, एजुकेशन में उनको कभी एक्सेस नहीं मिला है ज्यादा, जो कि रहा है हमारे एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में। उनको इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इन गवर्नमेंट,
and inadequate representation in trade, commerce and industry. Now don't take it personally, but see, ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो जो बनिया कम्युनिटी है, बनिया या मारवाड़ी कम्युनिटी, ओके, इनका एक छत्र डोमिनेंस रहा है ट्रेड में हमेशा से, सिंस एंशिएंट टाइम्स। उसी तरह एजुकेशन की बात करें तो ब्राह्मण कम्युनिटी का टोटल डोमिनेंस रहा है एजुकेशन में, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, कई कास्ट पीछे रह गई, ना वो उनका ट्रेड वगैरह, बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री में कभी वो उतना ज्यादा आगे आ पाए, ना एजुकेशनली वो ज्यादा आगे आ पाए, तो उनको कभी उतना रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं, ठीक है। एजुकेशन एक्सेस नहीं मिला तो गवर्नमेंट सर्विसेज में या गवर्नेंस में उतना एक्सेस भी नहीं मिला। और जब आप ना एजुकेटेड हो ना आप रिच हो तो आपकी सोशल पोजीशन जो होती है वो बहुत लो हो जाती है, राइट। चारों पॉइंट, चारों जो क्राइटेरिया उन्होंने रखे थे, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। आपकी लो सोशल पोजीशन होगी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। आप कोई ट्रेड या बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एजुकेशन नहीं है तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं पाओगे, ट्रेड बिजनेस नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप रिच नहीं बन पाओगे। और इन तीनों फैक्टर्स की वजह से क्या होगा अल्टीमेटली, कि आपकी सोशल पोजीशन जो है वो थोड़ी लो रह जाती है। तो यही चार चार क्राइटेरिया काका कालेकर कमीशन ने अपने माने, और इस बेसिस पर इन्होंने बताया कि अराउंड 2400 बैकवर्ड कास्ट हैं, जिसमें से 837 आर मोस्ट बैकवर्ड। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि हमें 25 से 40% रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, और 70% रिजर्वेशन देना चाहिए इन एडमिशन टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बट ये हम 1956 की बात कर रहे हैं जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसके बाद सेकंड कमीशन आता है आपका बीपी मंडल कमीशन, जो सेटअप की 1979 में बाय मोरारजी देसाई ने। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल यूपीएससी को मजा आ रहा है पूछने में कि वो क्रोनोलॉजिकली चीजें आपसे पूछने लगा है, कौन सा किसके बाद हुआ था। जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई पूछा उसने, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी, एयर इंडिया, फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दिया। हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायनेस्टीज के अकॉर्डिंग, कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई। 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था और 2022 में भी था, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज कौन सी थी इनमें से, ओके। तो हमें ये सब जानना होगा कि कौन सी कमीशन किस किस चीज में आई है और कब आई है, ठीक है। अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठी हुई है जो कि सब कैटेगराइजेशन कर रही है ओबीसी का। फर्स्ट काका कालेकर 1953 में नेहरू जी ने सेटअप की, 56 में उसने रिपोर्ट सबमिट की। सेकंड पीपी मंडल कमीशन मोरारजी देसाई ने सेटअप की 79 में, ओके। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ 1990 में जाके बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट। इस कमीशन ने आइडेंटिफाई की 3743 कास्ट और जिनकी पॉपुलेशन थी करीब करीब 52%, और उसने रेकमेंड किया कि रिजर्वेशन ऑफ 27% दे दो इनको, ठीक है। तो ऐसे कोई पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, क्योंकि जब बात हम एससी और एसटी की करते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है कि हमें उनको उनकी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ही रिजर्वेशन देना होगा, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना देना होगा। बट ओबीसी के केस में ऐसा नहीं रखा गया, यहाँ 52% पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की गई, बट रिजर्वेशन दिया गया 27% इन ऑल गवर्नमेंट रन साइंटिफिक टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट। बट प्रेफरेंस दिया जाएगा टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पुअरर सेक्शन ऑफ सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। पुअरर सेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर आए, ठीक है। कई हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, इनके बच्चों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रेड ए ग्रेड बी सर्विसेज में है उनको नहीं मिलेगा, ऑलराइट। और जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है उनको भी नहीं मिलता। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, बट एसटी एससी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है अभी तक। और तो ये कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए वहां से। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मार्स क्वैक। अब देखिए अर्थक्वेक हमारे यहाँ आते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स। हमें पता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमारी मूव करती रहती हैं एक दूसरे में, ठीक है। जैसे हमारी जो इंडियन प्लेट है, ये ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट हो रही है, ओके। तो इसलिए हमारा जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर हमें काफी सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन मार्स पर ऐसा प्लेट जैसा कोई सिस्टम नहीं है, वो एक सिंगल सॉलिड मास है, राइट। तो फिर इसमें मार्स क्वेक क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ओके। तो पहले नासा के इनसाइट लैंडर जो है वहां पर उसने डिटेक्ट किया था एक 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। अब आप अर्थ के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये बहुत मॉडेस्ट लगेगा, बट क्योंकि मार्स में ऐसी कोई प्लेट्स है नहीं, तो उसके हिसाब से ये अच्छा खासा लार्जेस्ट क्वेक था अभी तक का, ओके। तो अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स तो है नहीं मार्स पे, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये मान लिया था कि शायद कोई मेटेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ होगा, उस वजह से ये वाइब्रेशंस हुए होंगे, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों ने ढूंढा तो उनको कोई ऐसा कुछ मिला नहीं, ठीक है। उनको ऐसा कोई इम्पैक्ट क्रेटर मिला नहीं कि जहां पर कोई मेटेरॉइड गिरा हो। तो फाइनली उन लोगों ने कंक्लूड किया कि नहीं, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही हुआ है। अभी टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे हुई है बस ये नहीं पता उन्हें, ओके। कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है इसमें उसी वजह से, यानी कि ये मार्स क्वेक भी इंटीरियर ओरिजिन था इसका भी, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आके हिट किया इसको। ऑलराइट, सो नाउ उनका कंक्लूजन है कि ये टेक्टोनिक इवेंट ही था एंड नॉट एन इम्पैक्ट। Earth crust is divided into immense plate that continually shift, triggering quakes. The Martian crust is a single solid plate, but that does not mean all is quiet on the Martian front. The planet is still slowly shrinking and cooling. जो मार्स है वो अभी भी shrink भी हो रहा है जैसे जैसे वो और cool हो रहा है. And there is still motion within the crust. And even though there are no active plate tectonic process going on anymore. राइट, सो ये इसकी श्रिंकिंग और कूलिंग की वजह से शायद ये वाइब्रेशन हुए हो ऐसा माना जा रहा है। ये ओरिजिन हुआ है करीब करीब 2000 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ इनसाइट लोकेशन, जहां पर इनसाइट काम कर रहा है अपना, राइट, विच इज जस्ट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। दे थिंक दैट इट ओरिजिनेटेड परहैप्स ए फ्यू डजन किलोमीटर बिलो द सरफेस। ओके, कुछ किलोमीटर, ज्यादा डीप नहीं, कुछ ही किलोमीटर। Now, most of the Marsquake we have detected thus far have been associated with the region called Cerberus foci। अब इस तरह के टर्म्स याद रख लीजिए, यूपीएससी को बहुत प्यार है इनसे, बहुत परेशान करेगा वो आपको इस तरह की टर्म पूछ के, क्यों न्यूज में था, क्या था, ठीक है। Cerberus foci। नाउ वैसे ये न्यूज थी कि आपके इतने काम की नहीं है ये टेलकोस वगैरह, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। वैसे तो उम्मीद नहीं है मुझे कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, टेलीकॉम वाले क्या करते हैं, लाइसेंस लेने के लिए फी देते हैं, राइट, फिर हर साल एनुअल फी भी देते हैं ये लोग। तो इसको अभी तक ये लोग क्या मानते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये जो दो चीजें आप पे कर रहे हो ना, दीज आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से क्या होगा कि ये एवरी ईयर एडजस्ट किया जाएगा, सिर्फ एक साल का खर्चा नहीं दिखाया जाएगा आपको, इसको एक बार में हर साल एडजस्ट करना होगा। नाउ सी, Supreme Court held that payment of entry fee as well as variable annual license fee made by telcos will be considered capital expenditure and not revenue expenditure। ठीक है, तो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर बताने की वजह से इसमें एडिशनल टैक्स लाइबिलिटीज आ जाएंगी, और ये जो एयरटेल है, वोडाफोन को करीब करीब $1 बिलियन तक का पे करना पड़ेगा इसी साल। ऑलराइट, नाउ कैपिटल इन नेचर एंड मे बी एमोर्टाइज इन अकॉर्डेंस। अब देखिए एमोर्टाइजेशन क्या होता है, आप एक टर्म तो जानते होंगे, डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे अगर आज आपने एसी खरीदा या फ्रिज खरीदा, तो सपोज उसकी कीमत सपोज ₹1000 है या ₹10,000 है, ऑलराइट। तो अगर ये माना जाए कि हर साल इसकी वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो फिर अगले साल अगर आप इसे सेल करना चाहोगे तो आप 10,000 में नहीं कर सकते, आप 10% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और आपको 9,000 में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के लिए, जैसे जिसको आप फिजिकल फॉर्म में देख सकते हो। इस डेप्रिसिएशन का ही पैरेलल वर्ड है एमोर्टाइजेशन, ठीक है। और ये होता है इस कंटेक्स्ट में कि इंटेंजिबल टाइप के एसेट्स जो होते हैं आपके, जैसे कॉपीराइट, ओके, पेटेंट्स, जैसे पेटेंट की वैलिडिटी क्या है, 20 साल चलती है, 20 साल बाद खत्म हो जाती है, राइट। तो एमोर्टाइजेशन इज ए पैरेलल टू डेप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, और डेप्रिसिएशन हम यूज करते हैं टेंजिबल एसेट्स के टर्म में, राइट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताने से इसका मतलब ये होगा कि इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑल एट वंस, ठीक है, अभी तक क्या है, आप एक ही बार में बता देते कि हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये खर्चा हो गया, बट अब कंपनी को इट नीड टू डिडक्ट ए पोर्शन ऑफ टोटल फी ईच ईयर फॉर टैक्स पर्पसेस। ऑलराइट, अगेन आई एम सेइंग ये इतना काम का नहीं है, लेकिन एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में आपको फर्क जानना जरूरी था। नाउ विजिंगम पोर्ट, देखिए फर्स्ट थिंग इसकी इंडिया के पास टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट की बात नहीं कर रहा, माइनर पोर्ट तो बहुत सारे हैं, कहीं भी बना लो छोटे छोटे, और वो माइनर पोर्ट हमारे बहुत ज्यादा होना ही हमारी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट भी है। कि माइनर पोर्ट में क्या है कि उतनी ज्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान दिया नहीं जाता, और ऐसी जगहों से गलत लोग एंटर कर जाते हैं, ऐसे ही स्मॉल पोर्ट से ही आपकी स्मगलिंग वगैरह ज्यादा होती है, राइट। अब ये स्मगलिंग चाहे आर्म्स में हो या ब्लैक मनी में हो जो कैश में बाहर चला जाता है, या नकली करेंसी आपकी कंट्री में आ रही हो, ठीक है, या इवन एनिमल में भी जो ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड, ठीक है, ये माइनर पोर्ट्स जो है हमारे, जहां पर सिक्योरिटी चेक बहुत वीक होते हैं, यही एक थ्रेट बन जाता है हमारे लिए। अब दूसरा क्या होता है, एक टर्म आता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये है मतलब कि बहुत बड़े बड़े जहाज, ठीक है, बहुत बड़ा जो कार्गो लेके चलते हैं, ओके, ये इनका नहीं, ये जो डेप्थ वाला एरिया होता है ना बहुत ज्यादा होता है, और हमारे जो मोस्टली पोर्ट है हमारे, वो इतना ज्यादा डेप्थ को
होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, ट्रांसशिपमेंट में से ये बड़े बड़े जहाज आते हैं, फिर ये लोग या तो कोलंबो श्रीलंका में या सिंगापुर या इस तरह के पोर्ट्स पे जाते हैं। फिर वहां से छोटी छोटी शिप्स में हमारा जो कार्गो होता है वो लोड किया जाता है, बड़ी शिप से निकाल के फिर छोटी शिप हमारे पोर्ट्स पे आती है। तब इसमें क्या होता है कि हमें इन कोलंबो पोर्ट सिंगापुर पोर्ट को फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कार्गो है वहां। अब उसमें हमारी शिप में लोड करेंगे अनलोडिंग करेंगे, उसमें जो होता है तो हमारा, आप कह सकते हैं, एक यूजलेस एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें हमारे पोर्ट उतने डेप्थ में नहीं है। ओके, सो दिस इज वन रीजन। नाउ, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने शुरू किया था एक विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट, विच विल बी कंट्रीज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ताकि ये जो खर्चा हम इधर उधर कर रहे हैं ट्रांसशिपमेंट में वो रोका जा सके। ये है कहाँ, केरल में है, नियर तिरुवनंतपुरम। It is India's first international deep water transshipment port. It has a natural depth of more than 18 मीटर। ओके, ये जो नेचुरल डेप्थ है ना, ये मिसिंग है हमारे बाकी के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें। क्लियर, इसलिए हमें ये नया पोर्ट बनाना पड़ रहा है। इट इज क्रूशियल टू गेट लार्ज वेसल एंड मदर शिप्स। इट इज लोकेटेड 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रूट। प्रोजेक्ट कितना खर्चीला है, 7,600 करोड़। 2015 में इसको एक डील साइन की गई अडानी ग्रुप के साथ 2015 में, और इसको एग्री किया गया। अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है इतने रुपए और बाकी के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नाउ, इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स। ओके, और इतने मेजर पोर्ट्स होने के बाद भी 75% हमारा जो कार्गो है वो ट्रांसशिप किया जाता है। पहले कोलंबो में लाएंगे बड़ी शिप में, वहां से ऑफलोड करेंगे, फिर हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी शिप्स होंगी कम डेप्थ वाली, उनमें लोड किया जाता है। ठीक है, कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग, क्लांग पोर्ट कहाँ है, मलेशिया। यहीं से छोटे छोटे पॉइंट उठा लेता है, मैच द फॉलोइंग में डाल देता है और फिर आपको प्रॉब्लम से परेशान किया जाता है। याद रखिएगा, क्लांग पोर्ट, मलेशिया। नाउ, डेवलपिंग ए पोर्ट इनटू ट्रांसशिपमेंट हब विल ब्रिंग बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट होंगे, पहले तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व की सेविंग होगी, बिल्कुल होगी। सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएंगे उस पोर्ट में, क्योंकि वो ट्रांसशिपमेंट हब होगा ना, यानी कि बड़े बड़े शिप वहां आ पाएंगे। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू शेयर, और ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जो रेवेन्यू अभी हम लोग यहाँ पर लूज कर रहे हैं कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग में। फिर दूसरी कंट्रीज भी अपने जो होंगे कार्गो उसको हमारे इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर लाकर ऑफलोड करेंगी, राइट, जैसे बांग्लादेश हो गई, म्यांमार हो गए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे रेवेन्यू इनकम भी इससे बढ़ेगी। ना, 2015 में जब ये पोर्ट का काम शुरू हुआ था तब अडानी ग्रुप ने प्रॉमिस किया था हम 1000 डेज में कंप्लीट कर देंगे, बट ये डेडलाइन मिस करता रहा लगातार और ये अभी तक डिले ही चल रहा है। तो दिस न्यूज इज वेरी सीरियस। अमेजोन, ठीक है, अमेजोन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लश ग्रीनरी होगी, और ग्रीनरी के अलावा काफी सारे रेन अच्छी होती होगी, या रिवर्स यहाँ की पूरी वाटर से भरी होंगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सीवियर ड्रॉट आया हुआ है यहाँ पे। Amazon forest is reeling under a severe drought. Numerous rivers vital for commuting have dried up, resulting into no water, food or medicine in villages of indigenous communities. उसी में से एक रिवर है रियो नेग्रो। इस रिवर का नाम याद रखिए, जो भी न्यूज में आएगा हम वो सब याद रखेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज रियली गेटिंग टाइसी नाउअडेज। रिवर नेग्रो अमेजोन फॉरेस्ट में बहती है और अच्छी खासी लार्ज रिवर है। इट फॉलन टू रिकॉर्ड लो लेवल। ओके, this is worst drought in history. A state of emergency has been declared in more than 50 towns. तो आप इसे समझ जाइए कि जहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है ग्रीनरी बहुत होगी, वाटर्स होंगे, रिवर्स होंगी, वहां पर आज ये हाल है। जस्ट लुक एट दिस इमेज, ये अमेजोन फॉरेस्ट की है। कॉज क्या है, पहला है एक्सेलरेटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजोन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैनेट लंग्स। इस अमेजोन फॉरेस्ट का एरिया अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के साइज के बराबर है। ठीक है, जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है उतना बड़ा ये अमेजोन फॉरेस्ट है, हमारे इंडिया से भी करीब करीब 3 गुना बड़ा। एंड इट होल्ड 150 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन। इतनी कार्बन स्टोर करता है, तो अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो ये कार्बन और ज्यादा रिलीज होगी। ऑलराइट, वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी और ड्रॉट और ज्यादा आएंगे, और वही हो रहा है। पिछले 5 डेकेड्स में ऑलमोस्ट 20% अमेजोन फॉरेस्ट आप क्लियर कर चुके हो, डिस्ट्रॉय कर चुके हो। ऑलराइट, अब सोचिए कि इसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अगर हो गया तो क्या हैवक कॉज होगा पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, इट विल एक्सेलरेट क्लाइमेट चेंज, इट विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अब यहाँ पर हमें ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे, पहले एक राइटिस प्रेसिडेंट थे, उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए। उनका कहना था कि आप कह रहे हो ये इस प्लेनेट के लंग्स हैं, ठीक है,
ठीक है, मुझे अपने लोगों का डेवलपमेंट भी करना है, तो या तो मैं इनको क्लियर करूंगा, ठीक है, मुझे इसमें ऑयल रिजर्व मिल सकते हैं, राइट, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता हूँ, या फिर वर्ल्ड ओवर अगर पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि वर्ल्ड के लंग्स हैं, तो पूरा वर्ल्ड मुझे कुछ फंडिंग दे इसके लिए कि मैं इनको प्रिजर्व करके रखूं, और किसी भी डेवलप कंट्री ने फंडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऑलराइट, तो दिस इज द रीजन कि ये डेवलप कंट्रीज जो बहुत अच्छी लाइफ जीती हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट क्लाइमेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1750, जब बात क्लाइमेट फंडिंग की आती है दे ऑलवेज बैक आउट। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टैंड ऑफ ब्राजील। नाउ water levels have dropped. Fish and river dolphins known as boto, river dolphin boto, okay, remember, rotting carcasses contaminating water supply in some areas. The lack of water has stalled the hydropower dam as well. Now there is limited access to water, food and other supplies. Now Brazilian authorities fear कि ये affect कर सकता है almost 5 lakh people को। Alright? Now extreme dry condition जो हो रही है अब यहाँ पर, इससे क्या होगा कि जो लश ग्रीन ट्रीज होते थे, अब वहां पर वाइल्ड फायर का रिस्क बढ़ जाएगा। और वाइल्ड फायर, अब ये देखिए कि इसी एक ही मंथ में अमेजोनास में 2700 फायर लग चुकी हैं। ओके, दिस इज हाईएस्ट एवर नोटेड। अब जब ये वाइल्ड फायर लगेगी तो ऑब्वियसली बात है और ज्यादा स्मोक निकलेगा, एयर क्वालिटी टेटोरिएट होगी लोगों की, और अल्टीमेटली क्या है, आपकी हेल्थ हजार्ड शुरू हो जाएंगी। तो सब चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, इसलिए क्लाइमेट सबसे बड़ा थ्रेट है आज वर्ल्ड को, बट कंट्रीज एक दूसरे को ही अपना थ्रेट मान के चल रही हैं। दे आर बिजी इन फाइटिंग। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं कि पहले कभी ड्रॉट नहीं आए हैं, बट दिस वन इज मोर सीवियर। ओके, और ये हुआ है दो मेजर रीजन की वजह से, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाया और लो रेनफॉल हुई है। पहला रीजन था ऑनसेट ऑफ एल नीनो। ओके, एल नीनो की वजह से, विच रेफर टू एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे मैं बता चुका हूँ ये सब, अगर ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये पूरा ब्राजील है यहाँ तक, तो ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे वार्म वाटर आ जाता है। ओके, एल नीनो कंडीशन में, और इस वजह से यहाँ पर हीट जनरेट हुई है, काफी एक्सट्रीम हीट, तो क्लाउड फॉर्मेशन हो नहीं पाया। और सेकंड रीजन था कि हाई वाटर टेम्परेचर इन नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन, यानी ब्राजील के इस तरफ ये साउथ ट्रॉपिकल अटलांटिक, ठीक है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, ओके, वहां पर वार्म कंडीशंस हो गई थी। ड्यू टू वार्मर ओशन वाटर हीट एयर राइजेस, it reaches the Amazon air forest, the warm air inhibits the formation of cloud, causing rainfall to drop sharply. Now future, ग्लोबल टेम्परेचर, द अमेजोन विल एक्सपीरियंस लॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट, और ये बढ़ते जा रहे हैं ये ड्रॉट्स, पहले आ रहे थे बट इतने सीवियर नहीं आ रहे थे, अब जिस लेवल के आ रहे हैं ये। और फिर होता है कि अल्टीमेटली लोग डिस्प्लेस होंगे यहाँ से, फिर वो दूसरी जगहों पे जाकर बसेंगे, फिर वही सोशल टेंशन एंड सो ऑन। इसलिए सबसे बड़ा टर्म अगर आज के टाइम में कुछ है ना, तो वो है क्लाइमेट रेफ्यूजीज। पहले रेफ्यूजीज आते थे वॉर्स वगैरह की वजह से, अब रेफ्यूजी आ रहे हैं क्लाइमेट की वजह से, और यही हाल बांग्लादेश का होगा एक दिन। ओके, क्योंकि जिस तेजी से सी लेवल राइज कर रहा है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी आधी इंडिया में ही आनी है नाउ। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, ओके, रेन फॉरेस्ट वुड एक्सपीरियंस मेजर ड्रॉट 9 आउट ऑफ एवरी 10 ईयर बाय 2060। अगर इसी तरीके से हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते रहे और क्लाइमेट चेंज होता रहा, ओके, तो बाय 2060 देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हर 10 में से 9 साल ड्रॉट एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि अब ये जो अमेजोन है ना, ये अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर अब इससे ऊपर जाएंगे तो इट वुड ट्रांसफॉर्म ए लश ग्रीन फॉरेस्ट इनटू ड्रायर ओपन सवाना, रिलीजिंग large amount of stored carbon and thus exacerbating the global warming. Okay, so this is very important point कि ऑलरेडी टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। वरना आप आज जो ग्रीन अमेजोन फॉरेस्ट देख रहे हो, ये अफ्रीका के सवाना की तरह रूखा सूखा दिखाई देगा हमें। Now, there is urgent need to curb deforestation and greenhouse gas emissions to protect the Amazon. Don't waste on your time on this again. पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कल एक वीडियो लेक्चर में, ठीक है। गाजा हॉस्पिटल ब्लास्ट हुआ है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इसराइल कह रहा है ये हमास ने किया, हमास कह रहा है इसराइल ने किया। ऑलराइट, यहाँ पर कि हमारी सोसाइटी तो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है अब ये सेम सेक्स की रिलेशनशिप को। इसका मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक ये दो लड़कियां थी, मनीषा एंड डिम्पल, इन दोनों ने बिल्कुल ग्रूम और ब्राइड बन के शादी की, ठीक है। सोसाइटी थोड़ी बहुत एक्सेप्ट कर रही है, बट अगर इसको लीगल रिकग्निशन मिल जाता मैरिज को, तो शायद ये एटीट्यूड लोगों का चेंज करने में और ज्यादा इजी होता। बट ऐसा है सेड
कि आज नहीं तो कल मिलेगा, बट ये रिकग्निशन मिलेगा, आप ज़्यादा टाइम तो डिनाई नहीं कर सकते एक लिबरल डेमोक्रेसी में। अब ये जो कॉलम है ना, यहाँ पे रीडर्स बताते हैं कि वो डिफर करते हैं क्या एडिटोरियल पे जो पोजीशन ली गई है उस पे, तो ऐसी फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम वो पैलेस्टीन वगैरह का इशू समझ चुके हैं। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हमें एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के बारे में बात की गई है, जो 27 वीक में उसको अबॉर्शन कराने से मना कर दिया गया है। ठीक है, ये सपोर्ट करती है कि बॉडीली ऑटोनॉमी होनी चाहिए वुमेन्स को, राइट, बट एट द सेम टाइम जब एक बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो गया है तो उसके भी कुछ राइट्स आ जाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जो एमपीटी एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे 21 में, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने, एक बार उस एक्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा, बस उतना ही जानना है। यहाँ पे ये दुती चंद है, इन्होंने भी अपनी एक फ्रेंड थी इनकी मोनालिसा, उसके साथ सेम सेक्स मैरिज की थी। ठीक है, एंड उनका भी यही कहना है कि अगर दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से और खुश हैं आपस में, तो उनको क्या प्रॉब्लम है उसमें देने में। ठीक है, तो उनका भी यही मानना है कि कोर्ट हैज नॉट डन इनफ, बट लेजिस्लेशन फॉर सेम सेक्स मैरिज विल कम, डेफिनेटली इट विल कम। ना यहाँ पर देखिए, डब्ल्यूटीओ की एक मीटिंग हुई थी, डब्ल्यूटीओ कमिटी ऑन मार्केट एक्सेस। ठीक है, इसमें सभी कंट्रीज ने, कोरिया हो, चाइना हो, यूएसए हो या ताइवान हो, ठीक है, इन सभी कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया है। इंडिया जो कंप्यूटर्स पे रेगुलेशन करना चाहता है ना, कि आप इंपोर्ट अगर कर रहे हो, तो हम लोगों ने पहले तो कहा था हम आउटराइट बैन लगाएंगे, फिर हम उससे डिफर किया उस पोजीशन पे, फिर हम लोगों ने कहा ठीक है हम इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है उसको रजिस्टर करना होगा और साथ साथ डिस्क्लोज करना होगा कि आपने कितना इंपोर्ट किस कंट्री से किया है। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज का कहना है कि देखिए ये एक तरह के आप ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहे हो, जो कि डब्ल्यूटीओ के साथ में कंसिस्टेंट नहीं है, ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है कि देखिए आप इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, हमने इसको अपनी कंट्री की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, राइट। क्योंकि चाइना पर एलिगेशन हैं अच्छे खासे कि वो एस्पियोनेज करता है इन कंट्रीज के थ्रू। ठीक है, हमारे यहाँ एक जगह पे डीआरडीओ की लेबोरेटरी में सीसीटीवी कैमरास लगे थे विच वर मेड इन चाइना। ठीक है, दैट वाज अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न। क्यों किया आपने? ओके, तो हम कह रहे हैं कि हमने इस वजह से ये मॉनिटर करना शुरू किया है सिक्योरिटी कंसर्न से, जबकि कंट्रीज कह रहे हैं कि नहीं ये तो आप ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? तो बस ये इतनी सी बात हुई थी मीटिंग में, तो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट इज दैट्स इट। Okay, that's it for this. And lastly, again repeating, please check out the community page if you are really not sure about how to make your notes. Okay, and do watch the Hindu discussion daily. Don't miss it. So thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.